नमस्कार दोस्तों, मैं त्रुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया, और हिस्ट्री में अपना चल रहा है गुलाम वंश। और गुलाम वंश में अगर हम देख रहे हैं तो गुलाम वंश में हमने 3-4 शासक हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके थे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह पढ़ा था, और उसके बाद इल्तुतमिश पढ़ा था, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद हमने देखा था रजिया सुल्ताना को। तो रजिया सुल्ताना तक की हम कहानी पढ़ चुके हैं कि रजिया सुल्ताना ने कैसे कैसे शासन किया था, क्या उसकी न्याय व्यवस्था थी, क्या उसकी पिछली बैक कहानी थी, और क्या उसके कह सकते हैं कि उसके शासनकाल में किसका सबसे बड़ा षड्यंत्र था। आखिर रजिया सुल्ताना की हमने पूर्ण कहानी हमने देख ली थी जबरदस्त तरीके से, और मैं समझता हूं कि रजिया सुल्ताना से कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और वैसी ही कहानी आज दोस्तों मैं बहुत ही जबरदस्त कहानी आपके बीच लेके आया हूं। और आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो थोड़ी सी कहानी हम देखेंगे बहराम शाह की, उसके बाद थोड़ा मसूद शाह को देखेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे जैसे कि हम कहानी वलभर की। आज दोस्तों बहुत ही, जैसे कि हम पीछे जितने पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, और आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और कहानी का बिल्कुल मजा लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जाएंगे गुलाम वंश के अंतर्गत, वो पढ़ेंगे बहराम शाह। बहराम शाह दोस्तों, अगर हम बहराम शाह की बात करते हैं तो बहराम शाह का जो कार्यकाल है 1240 से लेके 1242 तक। दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, कुछ कहानी इसकी समझेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि कहानी बीच में छूट गई है। देखिएगा, जब रजिया सुल्ताना की मृत्यु हो जाती है कैथल नामक स्थान पे डाकुओं के द्वारा, तो उसके बीच में ही देखते हैं कि जब रजिया षड्यंत्र में फंस जाती है, तो उसी बीच में रजिया का चचेरा भाई बहराम शाह को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। क्योंकि वो कहां पे थी, वो पहुंच चुकी थी भटिंडा, और भटिंडा से पुनः दोनों वापस आते हैं दिल्ली की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, रजिया सुल्ताना एवं अल्तुनिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वहां पर बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है, और जब हत्या की सूचना मिलती है तो रजिया का चचेरा भाई राजगद्दी को संभालता है। दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसके शासनकाल में कोई ज्यादा बड़ी घटनाएं नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल में यही रही है कि मंगोल आक्रमण। मंगोलों की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो मंगोल आक्रमणकारी भारत की सिंधु नदी तक पहुंच चुके थे। लेकिन याद करिएगा, जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, तो उसके कार्यकाल में अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने एक संधि का प्रस्ताव मंगोलों के सामने रखा, और कह सकते हैं कि उनको सिंधु नदी से वापस भेज दिया था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इल्तुतमिश के मरने के बाद जब रजिया सुल्ताना और रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं थी, जो कह सकते हैं कि जो आक्रमणकारी भारत में कुछ षड्यंत्रकारी जो उभर रहे थे, वो धीरे धीरे छोटे छोटे शासकों के कार्यकाल में उभरने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगोलों को यह लगता है कि भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो चुकी हैं, और यही वक्त है कि भारत पर क्या किया जाए, लूटपाट करनी शुरू कर दी जाए। तो मंगोलों का देखिएगा उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि राजा देखिएगा, थोड़ा कहानी को समझो भाई, कोई 4 वर्ष के लिए शासन कर रहा है, कोई 3 वर्ष के लिए शासन कर रहा है, तो अब कह सकते हैं कुछ समय के लिए शासन कर पा रहे हैं, तो व्यवस्था भंग सी होती जा रही है। अब कोई अपने नियम बनाता है, पता चलता है कि 4 साल के बाद कोई अन्य अपने नियम बना रहा है, तो उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं मंगोल। और मंगोलों ने दोस्तों जब बहराम शाह शासक बनता है, इसके शासनकाल में क्या कर दिया, 1241 ईस्वी में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। दोस्तों याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है इसके शासनकाल की ये, और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर इसके शासनकाल की देखने को हमें मिलती है तो वो मंगोल आक्रमण था। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं बहराम शाह की, बहराम शाह कोई भी इसमें राजा वाले गुण नहीं थे, बिल्कुल अयोग्य शासक था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसी के अगर हम देखते हैं तो बहराम शाह के शासनकाल में यही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, और इसकी हत्या कर देता है मसूद शाह। अब देखिएगा, मसूद शाह की अगर हम बात करते हैं तो मसूद शाह किसकी हत्या करता है दोस्तों, जो हत्या होती है वो बहराम शाह की। और बहराम शाह की हत्या करने के बाद जो अगला शासक बन जाता है वो बनता है
मसूद शाह। इसका कार्यकाल अगर मैं बात करता हूं तो 1242 से लेकर 1245 ईस्वी तक है। आप देख सकते हैं दोस्तों वो 2 साल शासन किया है और ये 3 साल तक लगभग शासन किया है। अब देखिएगा ये जब शासक बनता है तो शासनकाल, इसके शासनकाल की भी सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कि बहराम शाह के शासनकाल में तो एक मंगोल अटैक हुआ था, लेकिन इसमें कई मंगोल अटैक होते हैं दोस्तों, कई मंगोल अटैक होते हैं, कई मंगोल आक्रमण होते हैं और बताते हैं कि ये दिल्ली को नहीं बचा पाता है उनके लूटपाट से, उनके कहर से। इसीलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इसकी जो हत्या करता है, इसी के दरबार का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद क्या कर देता है दोस्तों, इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद दोस्तों जो अगला शासक बनता है वो नसरुद्दीन महमूद बनता है। दोस्तों में छोटी छोटी कहानी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं कि जो मेन जो कहानी है वो नसरुद्दीन महमूद से शुरुआत होती है। यहां से 2-3 फैक्ट आपके बन सकते हैं कि प्रथम मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो आप बताएंगे 1241 ईस्वी बहराम शाह के। दूसरा मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था, मसूद शाह के। और कह सकते हैं कि अगर ऐसा पूछा जाए कि बहराम शाह के शासनकाल में कितना अटैक हुआ, तो 1 आक्रमण हुआ। और कह सकते हैं कि 4 से 5 जो आक्रमण हुए दोस्तों वो हुए हैं मसूद शाह की हत्या कर अगला राजा बन जाता है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। अब देखिएगा दोस्तों कहानी तो यहां से शुरू होती है। कह सकते हैं कि कहानी का जो मजा आने वाला है दोस्तों वो नसरुद्दीन महमूद के काल से आएगा। देखिएगा दोस्तों नसरुद्दीन महमूद की कहानी देखते हैं दोस्तों। देखिएगा लगातार 2 राजा एकदम ही बन चुके हैं नसरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है 1245 से लेके 1266 तक। अब देखिएगा इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों नसरुद्दीन महमूद की, तो नसरुद्दीन महमूद आज तक आपने जीवन में बहुत राजा पढ़े दोस्तों, बहुत शासक आपने देखा होगा, सब राजाओं का इतिहास आपको टीचरों ने पढ़ाया होगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसा फिरवती का राजा है कि जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद देखते हैं कि जो दिल्ली का खजाना था दोस्तों, जो दिल्ली का खजाना था वो एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुका था। और वो खत्म होने का मुख्य कारण यही था कि मंगोल आक्रमण हुए और उन मंगोलों आक्रमण में जो हमारे भारतीय राजा थे, जो भारतीय सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनको बहुत ही क्षति पहुंची थी। तो कह सकते हैं कि जो बहराम शाह था, मसूद शाह था और कह सकते हैं कि कुछ अन्य शासक थे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, दिल्ली का खजाना खाली होने लगा। यही कारण था कि जब नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है तो शासक बनने के दौरान देखते हैं दोस्तों यहां पर इसके पास इतना पैसा नहीं था जो कि दिल्ली की जनता की वो क्या कर सके, रक्षा कर सके। और कह सकते हैं कि दोस्तों ये ऐसा व्यक्ति था, इसने आज तक दिल्ली के खजाने में से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया था। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली सल्तनत के दोस्तों जितने भी सुल्तान हुए हैं, सबसे ईमानदार अगर कोई सुल्तान था दोस्तों, सबसे ईमानदार अगर कोई सुल्तान था वो तो दोस्तों यही नसरुद्दीन महमूद था। सबसे अधिक ईमानदार अगर पूछा जाए तो वो नसरुद्दीन महमूद था, क्योंकि ये व्यक्ति, अगर मैं बात करता हूं कि दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का खजाना था उसमें से 1 रुपये भी, मतलब 1 रुपया भी दोस्तों ये खर्च नहीं करता था। ऐसा फिरवती का दोस्तों राजा था। कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को एक ऐसा सुल्तान मिल चुका था जिसकी उनको आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों क्या ये मंगोलों से बचा पाएगा? बिल्कुल ही मंगोलों के आक्रमण को बचाव कर पाएगा दिल्ली सल्तनत की। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये ऐसा राजा था, इसने अपना जीवन दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, इसने अपना जीवन टोपी सिलकर अपना जीवन टोपी सिलकर तथा कुरान लिखकर दोस्तों, कुरान लिखकर जीवन व्यतीत करता था। और ये ऐसा राजा था कि टोपियां सिलता था, कुरान लिखकर मतलब उसका प्रचार करता था, और जो पैसा इसको मिलता था बस उसी से अपना जीवन व्यतीत करता था। कह सकते हैं कि ये ऐसा राजा था दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। आपने देखा होगा कि इसने अपने पास एक दासी भी नहीं रखी थी।
देखते हैं कि अन्य राजा जितने भी होते थे दोस्तों, वो क्या करते थे, दासियों को अपने पास रखते थे, अपनी सेवा के लिए रखते थे। लेकिन दोस्तों ये ऐसा व्यक्ति था, ये एक भी दासी अपने साथ नहीं रखता था। इतना दोस्तों ईमानदार और इतना उदारवादी व्यक्ति था। मतलब कि रक्तपात से बिल्कुल भी ये मतलब परिचित था ही नहीं कि रक्तपात होता क्या है। इसीलिए दोस्तों दिल्ली की जनता बड़ी ही खुश थी। लेकिन दोस्तों इसका भी एक कारण था, इसका भी अयोग्य शासक होने का। इसने भी दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, इसके काल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अगर कोई सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति था तो वो था दोस्तों बलबन की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो बलबन की अगर हम बात करते हैं तो बलबन को दोस्तों ये उपाधि प्रदान करता है एक, उस उपाधि का नाम था उलुग खां। याद रखना है, इसको उपाधि देता है उलुग खां की। और दोस्तों सबसे बड़ी अगर मैं बात करता हूं तो बलबन एक ऐसा व्यक्ति था इसके शासनकाल का सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति। यही कारण रहा है कि क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति का राजा था, क्योंकि ये उदार व्यक्ति था। अब इसी बीच में अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि दिल्ली की जनता को ऐसा राजा मिल चुका था जो उसको आवश्यकता थी। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों इसके शासनकाल में मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण शुरू कर दिए। वही मंगोल जो कि मसऊद शाह के कार्यकाल में आए थे, वही मंगोल जो कि बहराम शाह के शासनकाल में आए। और मंगोलों ने दोस्तों जैसे ही आक्रमण किया तो उनको मुंहतोड़ जवाब देता है इसी का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति, इसी का इसके कार्यकाल का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति उलुग खां कह सकते हैं या बलबन कह सकते हैं। बलबन ने मंगोलों को बुरी तरह से खदेड़ दिया। और देखिएगा दोस्तों, कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल ऐसे चल रहा था कि लग रहा था कि हाँ भाई नसरुद्दीन महमूद ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बन सकता है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भी यही बन सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो बलबन था इसके शासनकाल में बड़ा ही चर्चित होने लगता है। मतलब कि एक ऐसे बड़े आक्रमणकारियों का सामना भी मंगोलों का, देखो मंगोल जो थे दोस्तों बहुत भारी संख्या में भारत आते थे और उनका मुकाबला करने के लिए हर राजा में क्षमता नहीं थी। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं कि मंगोलों को परास्त करता है बलबन, और बलबन क्या होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो चर्चित होने लगता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो जनता थी दिल्ली सल्तनत की वो नसरुद्दीन महमूद को ज्यादा पसंद ना करके एक तरह से किसको पसंद करने लगी थी, बलबन को पसंद करने लगी थी, क्योंकि हर काम के लिए बलबन जाता था। इसीलिए दोस्तों देखिएगा इस बलबन की अगर मैं बात करता हूं तो इस बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो कह सकते हैं कि बलबन ने अपनी धीरे धीरे वैवाहिक शक्ति को भी बढ़ाया और कह सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति थी बलबन के पास वो भी आने लगी थी। मतलब कि एक नाम मात्र का शासक रह चुका था नसरुद्दीन महमूद। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि दिल्ली की जनता बलबन को भी पसंद करती थी, ऐसा नहीं, बलबन के अलावा नसरुद्दीन महमूद को भी पसंद करती थी। तो कहीं ना कहीं देखिएगा इस नसरुद्दीन महमूद के दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बलबन मेरी सारी शक्तियों का उपयोग करने लगे और मुझे एक दिन क्या करे, वो राजा के पद से हटा दे। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यही था। इस नसरुद्दीन महमूद की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इस नसरुद्दीन महमूद ने दोस्तों क्या किया कि बलबन को अगर मैं बात करता हूं कि वजीर पद से क्या वजीर पद से हटा देता है। और देखिएगा इस वजीर पद पर यही नसरुद्दीन महमूद अपने पुत्र रेहान को नियुक्त करता है। और दोस्तों जैसे ही रेहान को की नियुक्ति होती है वजीर पद पर तो देखिएगा मंगोलों को खबर मिल जाती है कि बलबन को उस पद से हटा दिया गया है और उसने अपने पुत्र रेहान को वजीर पद पर नियुक्ति की है। दोस्तों यही देखिएगा फायदा उठा लेते हैं मंगोल, और मंगोल भारत पर कई बार आक्रमण करते हैं दोस्तों। और कह सकते हैं कि दिल्ली की दुर्दशा खराब हो जाती है। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होने लगता है, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम होने लगता है, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर एक तरह से बेचा जाने लगा, महिलाओं का अपहरण होने लगा। कह सकते हैं कि जो धार्मिक स्थिति थी दिल्ली सल्तनत की वो भी एक तरह से समाप्त होने लगती है। मतलब मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जब रेहान वजीर पद पे आता है तो दोस्तों इसके काल में अगर मैं देखता हूं तो किसी भी मुस्लिम ने बताते हैं कि 30 दिनों तक नमाज तक नहीं पढ़ी थी।
नवाज तक नहीं पड़ी थी दोस्तों, इतनी खतरनाक स्थिति बन चुकी थी रेहान के काल में। और कह सकते हैं कि जब ये वजीर पद पे पहुंचा था तो बताते हैं कि नसरुद्दीन महमूद का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि अयोग्य शासक होने का प्रमाण यही था कि इसने बलवन को वजीर पद से हटाया और रेहान की क्या करती दोस्तों, नियुक्ति कर दी। बताते हैं कि रेहान के शासनकाल में, या रेहान जब वजीर पद पर नियुक्त था, या कह सकते हैं कि सूबेदार के पद पर भी नियुक्ति इसकी हुई थी। और कह सकते हैं कि जब नसरुद्दीन महमूद का काल था तो दोस्तों बताते हैं कि शाम के टाइम, जो शाम होती थी 7 बजे के बाद पूरी दिल्ली सल्तनत के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। ऐसा क्या था दोस्तों, ऐसा यही था कि मंगोल आते थे रात्रि में और एक तरह से क्या करते थे, आक्रमण करना शुरू कर दिया करते थे और महिलाओं का अपहरण शुरू हो गया था। सबसे अधिक जो अपहरण की घटना अगर किसी कार्यकाल में घटी है तो वो दोस्तों नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में। अब देखिएगा दोस्तों, दिल्ली की जनता को ईमानदार व्यक्ति तो मिला ही था, लेकिन दोस्तों दिल्ली की जनता को एक ईमानदार के साथ साथ एक ताकतवर सुल्तान की भी आवश्यकता थी, जो कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ साथ इसमें एक ताकतवर के गुण नहीं थे नसरुद्दीन महमूद की। अगर नसरुद्दीन महमूद की कोई शक्ति थी दोस्तों तो वो था बलवन, और बलवन की नियुक्ति इसने हटा दी थी। दोस्तों बताते हैं कि रेहान ने मंगोलों पे कोई भी नियंत्रण नहीं पाया और मंगोलों से बचने के लिए यही रेहान एक मस्जिद में जाकर छुप जाता है दोस्तों। और देखिएगा नसरुद्दीन महमूद को यही पता चलता है कि इससे अच्छा तो बलवन ही है, और मैंने सबसे बड़ा पाप किया है जो बलवन को वजीर पद से हटाया। दोस्तों तुरंत ही बलवन को बुला लिया जाता है दिल्ली सल्तनत और रेहान को वजीर पद से हटा दिया जाता है। और जब दोस्तों वजीर पद से इसको हटाया जाता है तो कहानी हमें यह देखने को मिलती है कि इसी नसरुद्दीन महमूद ने यह वादा किया बलवन से कि अगर तू मंगोलों पे नियंत्रण पाता है तो मैं तुझे अपने दरबार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानूंगा। दोस्तों बताते हैं कि बलवन को यही मौका चाहिए था और बलवन ने दोस्तों क्या किया, एक तरह से सबसे पहले मंगोलों पे नियंत्रण पाया। और जैसे ही बलवन आता है वजीर पद पे, सारे मंगोल कल्टी मार जाते हैं दोस्तों। और मंगोलों के आक्रमण को बचाव अगर कोई करता था, मंगोलों पे अगर किसी ने नियंत्रण पाया था, वो तो दोस्तों बलवन ही था। दोस्तों ये कहानी तो हो जाती है बलवन की, लेकिन दोस्तों मैं कुछ कहानी और बताना चाहता हूं कि जब बलवन नियंत्रण पा लेता है मंगोलों पे, तो यही नसरुद्दीन महमूद कहता है उस मेरे पुत्र रेहान को जिंदा पकड़कर या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने किया जाए। तो दोस्तों बताते हैं कि यही बलवन एक तरह से रेहान को बंदी बनाकर बीच दिल्ली के चौराहे पर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। और दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगता है कि बलवन चर्चा में आने लगता है। और एक दिन बताते हैं कि यही बलवन को प्रस्ताव आता है दिल्ली की जनता का कि आप राजा बनो, और आप ही कह सकते हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं, क्योंकि बलवन ईमानदार के साथ साथ एक ताकतवर सुल्तान की उसमें सारे गुण थे। इसीलिए बताते हैं कि यही बलवन देखिएगा दोस्तों, यही बलवन नसरुद्दीन महमूद की क्या कर देता है दोस्तों, यही बलवन नसरुद्दीन महमूद की क्या कर देता है दोस्तों, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो अगला राजा बन जाता है वो दोस्तों यही बलवन बन जाता है। और बलवन को ही हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलवन के नाम से। दोस्तों यहां तक की कहानी यहां पे समाप्त हो चुकी है। अब सीधा हम पढ़ेंगे दोस्तों बलवन की कहानी क्या है उसके बारे में हमें देखना है। दोस्तों देखिएगा, मैं ऐसा सुल्तान पढ़ाने जा रहा हूं जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा ताकतवर सुल्तान भी बलवन को ही माना गया है। और कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा योग्य शासक भी अगर किसी को हम देखने को मिलता है तो वो दोस्तों बलवन मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों बलवन की कहानी क्या है। बलवन राजा बन चुका है दोस्तों। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा समझना है, 1266 से लेकर इसके शासनकाल है 1286 ईस्वी तक दोस्तों। अब देखते हैं बलवन की कहानी क्या है। देखिएगा, आज तक आपने पढ़ा होगा बलवन के बारे में, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि वही बलवन की कहानी जो मैंने आपको बताई है एकदम से ही कि बलवन इतना बड़ा ताकतवर राजा था, क्या था इसके पीछे राज। दोस्तों अगर मैं आपको बलवन की कहानी बताऊं तो आपको लगेगा कि हाँ यार, बलवन ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान भी माना जाता है। दोस्तों कहानी सुनिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है बलवन की। तो बलवन की अगर कहानी को जानना है और बलवन को जानना है, थोड़ा सा बैक हमें जाना पड़ेगा कि बलवन का प्रारंभिक जीवन हमें देखना होगा कि बलवन कैसे कैसे राजा बना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बलवन की, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कहानी सुनना, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। इस बलवन को पढ़ने थोड़ा सा इसका प्रारंभिक जीवन देखते हैं और फिर इसकी
देखते हैं कि जब राजा बनता है, राजा बनने के बाद इसकी क्या कलाएं थी। इस बलबन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके बचपन में ही जब इसका जन्म हुआ था दोस्तों, अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं दोस्तों, जब इसका जन्म हुआ था तो बताते हैं कि जन्म होने के बाद ही इसकी माता का दोस्तों देहांत हो जाता है। जब बलबन का जन्म होता है तो कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और दोस्तों बलबन से अगर मैं बात करता हूं तो माता का साया, मां का प्यार जो बलबन को मिलना चाहिए था वो बलबन को नहीं मिल सका। धीरे धीरे पता चलता है कि दोस्तों बलबन बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के पश्चात हम देखते हैं तो जो इसके पिता थे दोस्तों, इसके पिता का भी दोस्तों देहांत हो जाता है। पता चलता है कि माता का जब प्यार इसको नहीं मिलता है और पिता का प्यार इसको नहीं मिलता है तो देखिएगा दोस्तों जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बलबन एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए थी माता पिता के द्वारा वो बलबन को शिक्षा नहीं मिल सकी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये वही बलबन है जिसने कि मंगोलों पर नियंत्रण पाया। जानिएगा इसकी कहानी। जब माता पिता का देहांत हो जाता है तो बलबन का इतना बड़ा परिवार था दोस्तों, जो कि कह सकते हैं कि बलबन अपने परिवार का या उसके परिवार वाले जो लोग थे, जो उसके भाई थे, वो बलबन को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घृणा करने लगते हैं बलबन से, क्योंकि बलबन के अंदर काफी दोस्त थे। कई ऐसे दोस्त थे बलबन के अंदर जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी बलबन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा दोष यही था, एक तो ये दोस्तों बहुत ही काला था, इसका चेहरा बहुत काला था बलबन का। इसके साथ साथ मैं बात करता हूं दोस्तों इसी बलबन की, तो बलबन एक कह सकते हैं कि बहुत ही नाटा था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसी बलबन का एक दोस्त और था, ये बहुत ही बदसूरत था दोस्तों। बदसूरत के साथ साथ कह सकते हैं कि जो इसका चेहरा लगता था दोस्तों इस बलबन का, कह सकते हैं कि देखिएगा काला था, नाटा था और बदसूरत था। कह सकते हैं कि बहुत छोटा हुआ करता था इसका कद। एक तो देखिए एक कद होता है इतना, लेकिन दोस्तों ये इतना ही था दोस्तों, बहुत छोटा कद था इसका। यही इसका दोष मान लीजिएगा या इसका मान लीजिएगा कोई अपराध मान लीजिएगा। देखो कुछ ना कुछ ये कमियां इसके अंदर रही थी। यही कारण था कि ये अपने भाइयों में दोस्तों बड़ा ही पक्षपात बन चुका था। इसके भाई भी इससे घृणा करने लगे थे और कह सकते हैं कि दोस्तों इसका चेहरा जो लगता था बड़ा ही भयंकर लगता था दोस्तों। इसकी जो आंखें थी दोस्तों बाहर को निकली हुई, बहुत बड़ी मोटी मोटी इसकी आंखें हुआ करती थी और कह सकते हैं कि अपने भाइयों में बहुत पक्षपात बन चुका था। मतलब इससे इसके भाई जो थे पक्षपात करने लगते थे। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि इसके माता पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन जो परवरिश बलबन को मिलनी चाहिए थी वो इसके भाइयों के द्वारा नहीं मिलती है। दोस्तों कहानी चलते थोड़ी सी आगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके ये दोस्त थे दोस्तों। अब कहानी है क्या बलबन की आखिर? दोस्तों अगर मैं बात करता हूं जो बलबन के भाई थे दोस्तों, तो इसके भाइयों ने देखिएगा दोस्तों क्या सोचा कि बलबन को क्या किया जाए, एक तरह से व्यापारियों में बेच दिया जाए, हो सकेगा कि हमारे परिवार का खर्च निकल पाए। लेकिन बताते हैं कि दोस्तों यही इसके भाई इसको गजनी ले जाते हैं दोस्तों, और गजनी में जाकर अगर हम देखते हैं एक व्यापारी था दोस्तों, उसका नाम था ख्वाजा जलाल उद्दीन। दोस्तों ख्वाजा जलाल उद्दीन व्यापारी था और कह सकते हैं कि इस व्यापारी को इसके भाई जाकर बेच देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब ये व्यापारी ख्वाजा जलालुद्दीन इसको खरीद लेता है और खरीद कर एक तरह से यही ख्वाजा जलालुद्दीन अपने अन्य दासों में भी दोस्तों इसको बैठा देता है। कह सकते हैं कि अपने अन्य दासों में ये शामिल कर लेता है। बताते हैं कि बलबन को माता पिता का प्रेम तो नहीं मिल सका, लेकिन ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा वही प्यार बलबन को मिलने लगता है दोस्तों। उसके माता पिता ने जो उसकी परवरिश नहीं करी थी वही परवरिश इस ख्वाजा जलालुद्दीन व्यापारी के द्वारा बलबन को मिलने लगती है। धीरे धीरे बताते हैं कि बलबन बड़ा होने लगता है। लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु बलबन की हो चुकी थी और बलबन को ऐसा लगने लगा था कि अब जो मेरा एक कह सकते हैं कि परवरिश मेरे माता पिता के द्वारा नहीं हुई थी, जो साया मेरे माता पिता से उठ चुका था वही साया अब उसको पुनः प्राप्त हो चुका था उस व्यापारी ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा।
बताते हैं कि ख्वाजा जलालुद्दीन के और भी पुत्र थे और बताते हैं कि अपने पुत्रों की भांति इसको प्रेम करने लगता है यही व्यापारी ख्वाजा जलालुद्दीन। दोस्तों बताते हैं कि दोस्तों कुछ समय पश्चात हमें यह कहानी देखने को मिलती है, जो प्यार बलबन को ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा मिला था वही प्यार उसका भी समाप्त हो जाता है। एक दिन क्या होती है कि दोस्तों इसको एक तरह से इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों इस ख्वाजा जलालुद्दीन का बलबन से दोस्तों साया उड़ जाता है और बलबन को लगने लगता है कि अब मेरी कदर इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों जो प्रेम ख्वाजा जलालुद्दीन करता था बलबन से वो प्रेम ख्वाजा जलालुद्दीन के पुत्र नहीं करते हैं। धीरे धीरे बताते हैं कि बलबन में गुण तो थे, लेकिन बताते हैं कि उसका वही कालापन, वही नाटापन, वही बदसूरती से घृणा करने लगते हैं ख्वाजा जलालुद्दीन के पुत्र। और एक दिन दोस्तों इस छोटे से बलबन को एक तरह से यही ख्वाजा जलालुद्दीन के दोस्तों पुत्र इसको गजनी के बसरा गांव में लाकर इसके दाम लगाने लगते हैं। दोस्तों बताते हैं कि बलबन का दाम लगने लगता है, लेकिन बताते हैं कि कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं था जो कि बलबन की ओर आकर्षित हो। दोस्तों बताते हैं कि बलबन पे कोई भी दाम नहीं लगता है, पूरे व्यापारी आते हैं और इसकी बदसूरती को देखकर हट जाया करते थे, इसके नाटेपन को देखकर व्यापारी हट जाया करते थे। इसको कह सकते हैं कि एक तरह से इससे घृणा भी करने लगे थे व्यापारी आते जरूर थे, लेकिन इसको देखने आते थे कि एक कैसा नमूना है। दोस्तों एक कह सकते हैं कि बलबन पे कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान नहीं करता था, कह सकते हैं कि एक चेहरा हटाकर आंखें बंद करके निकल जाया करते थे दोस्तों इस बलबन के सामने से। बताते हैं कि 4 से 5 दिन हो जाते हैं, कोई भी इस बलबन को दास बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों मैं बात बताता हूं, एक दास इकाई जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे मैं बोलूं मुझे दास बना लो, एक बहुत छोटी, कोई व्यक्ति बलबन को दास बनाने के लिए दोस्तों तैयार नहीं था। और एक दिन मैं इस बलबन को आपको पढ़ाऊंगा किस एक दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रतापी सुल्तानों में भी अगर कोई बनेगा तो वो दोस्तों बलबन ही बनेगा। और सुनिएगा दोस्तों बलबन की कहानी क्या होती है। बलबन बताते हैं कि धीरे धीरे यहां से ख्वाजा जलालुद्दीन के जो पुत्र थे इसको छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि इसके दाम नहीं लग पाते हैं। दोस्तों अंत में जाकर बताते हैं कि बलबन भूखा प्यासा पड़ा रहता है ऐसी गजनी के बसरा गांव में, और कोई भी व्यापारी इसका ध्यान नहीं रखता है। अंत में जाकर पता चलता है कि बलबन बहुत ही कह सकते हैं कि इतना भूखा प्यासा, जो कि बलबन लोगों से भीख मांगता था और बलबन को भीख तक लोग नहीं देते थे, बलबन से घृणा करते थे दोस्तों। लेकिन बताते हैं कि बहुत व्यापारी बलबन के पास आए, लेकिन कोई भी बलबन को खरीद नहीं पाया था। कारण यही था दोस्तों, बदसूरती, कालापन और नाटा देखकर ही इसको देखकर हट जाया करते थे। इसका चेहरा जो लगता था दोस्तों बड़ा ही भयंकर लगता था। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां से बलबन को कोई नहीं खरीद पाता है। धीरे धीरे बताते हैं कि समय बीतता चला गया और बताते हैं कि एक व्यापारी फिर से उस गजनी के बसरा गांव में आता है और उस व्यापारी का नाम था दोस्तों इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश आता है कौन से गांव में दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वही बसरा गांव में। और बताते हैं कि बहुत दासों को खरीद कर यही इल्तुतमिश दोस्तों लेकर जाता है। लेकिन बताते हैं कि बलबन इल्तुतमिश जैसे ही अपने मार्ग से गुजरता है दोस्तों आगे के लिए, तो बताते हैं कि रात्रि का समय था, लगभग शाम का टाइम हो चुका था और किसी बालक की आवाज इल्तुतमिश के कान में पड़ती है और वो रो रहा था दोस्तों, और वो कोई रोने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था दोस्तों, तो वो था बलबन। दोस्तों बताते हैं कि तुरंत ही इल्तुतमिश अपने कबीले को रोक लेता है और कबीले को रोकने के बाद पता ये चलता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है दोस्तों कि कौन सा बालक है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चे की आवाज आती है रोने की, तो बताते हैं कि अपने कबीले को रोक लेता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बताइएगा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कि रोने की आवाज आ रही। तो बताते हैं कि दोस्तों एक घाट के किनारे बलबन पड़ा था दोस्तों। उस घाट के किनारे बलबन पड़ा था और बलबन इल्तुतमिश के चेहरे को देखता है, और जैसे ही चेहरे को देखता है दोस्तों तो बलबन से उसका हालचाल पूछता है इल्तुतमिश कि आपको क्या दिक्कत है। तो बलबन सिर्फ
एक ही मांग करता है इल्तुतमिश से। वो मांग क्या थी दोस्तों? वो थी पानी। बलबन सिर्फ पानी मांगता है कि मुझे पानी पिलाया जाए। ऐसी स्थिति बन चुकी थी दोस्तों बलबन की। किसी ने बलबन को पानी तक नहीं पिलाया था। रोटी तो छोड़िएगा दोस्तों, इसको पानी तक लोगों ने देने से मना कर दिया था। उसकी बदसूरती से, उसके नाटेपन से, उसके कालेपन को देखकर लोग घृणा करते थे। बलबन ने यही कहा था, अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं कभी बड़ा बनता हूं तो इन सारे दोषों का मैं बदला इन लोगों से लेकर रहूंगा। वो मन में बैठा चुका था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इल्तुतमिश की कुछ और कहानी और बलबन की बीच क्या हुई थी। बताते हैं कि पानी दे देता है बलबन को इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश अपने कबीले के साथ रवाना हो जाता है दोस्तों। बताते हैं कि इल्तुतमिश रवाना होने के बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर से उसी गांव में कुछ दासों को खरीदने आता है। और जब दोस्तों दासों को खरीदने आता है तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस स्थान से बलबन को पानी पिलाया गया था, जहां पर बलबन को छोड़ा गया था दोस्तों, वहीं बलबन पड़ा था दोस्तों। उसी घाट के किनारे बलबन पड़ा था। बलबन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी दोस्तों। बलबन को ऐसा लगता था कि व्यापारी मुझे दास तक बनाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मेरा क्या दोष है? क्या मेरा वही दोष है? कालापन, नाटापन, बदसूरती? बताते हैं कि दोस्तों इल्तुतमिश फिर से आता है, और इल्तुतमिश जैसे ही अपने कुछ व्यापारियों को खरीदकर बसरा गांव से गुजरता है तो दोस्तों वही बलबन उसी घाट पे पड़ा था। बलबन को फिर से देखता है इल्तुतमिश, लेकिन कोई बात रब नहीं करता है और सीधा रवाना हो जाता है दोस्तों। बलबन को लगता है उस समय जब दूसरी बार उस बसरा गांव से गुजरता है यही इल्तुतमिश, कि उसको लगता है कि मुझे इस बार जरूर कुछ ना कुछ दास के रूप में स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों बलबन को नहीं खरीदा जाता है। इल्तुतमिश नहीं खरीदता है और अपने दासों के साथ रवाना हो जाता है। दोस्तों किसी की कालेपन से, किसी के नाटेपन से, किसी की बदसूरती से उसकी योग्यता का पता नहीं कर सकते हम। बलबन के अंदर दोस्तों योग्यता थी। बताते हैं कि दोस्तों बलबन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। बलबन ने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों उसने अपने जो लक्ष्य था उसका, अगर आत्महत्या कर लेगा वो, तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगा? उन लोगों को सजा कैसे दे पाएगा जो उसकी बदसूरती से खेलते हैं? दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, कहानी वहीं लेके जाता हूं। इल्तुतमिश फिर से कुछ समय पश्चात फिर से दासों को खरीदने के लिए पहुंचता है वही गजनी के बाजार में, और वो गजनी का बाजार में एक गांव था बसरा। दोस्तों इस बार जब इल्तुतमिश आता है तो देखिएगा दोस्तों बलबन वहां पे ही था। बलबन के सामने से जैसे इल्तुतमिश गुजरता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश के कबीले के आगे बलबन दोस्तों खड़ा हो जाता है और इल्तुतमिश के चेहरे को प्यासा सा देखता है, और इल्तुतमिश घोड़े से तुरंत ही उतरता है और उसका हालचाल पूछता है। इल्तुतमिश से बलबन बोलता है दोस्तों कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे अपना दास स्वीकार करिएगा।
दोस्तों मैं आज आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे दास बनाओ, मुझे अपना गुलाम स्वीकार करो। एक दोस्तों, अगर मैं सभी इकाइयों में इकाई देखता हूं कि दास सबसे छोटी इकाई होती है। जब यह बात कहता है बलबन इल्तुतमिश से कि मुझे दास के रूप में स्वीकार करो, तो बताते हैं कि इल्तुतमिश बोलता है कि मैं किस आधार पर तुमको दास बनाऊं। तो बलबन रोने लगता है दोस्तों। बताते हैं कि बलबन ने यही कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप दास के रूप में स्वीकार करो, अल्लाह के वास्ते। बताते हैं कि इतनी बार तलब हो जाती है दोस्तों, इल्तुतमिश को दया आ जाती है। और दोस्तों इल्तुतमिश इस बसरा गांव से कह सकते हैं कि बलबन को दास के रूप में स्वीकार कर लेता है दोस्तों। अब बलबन को लगने लगता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ सम्मान मिलेगा, क्योंकि अन्य दासों में इल्तुतमिश शामिल कर लेता है दोस्तों। अरे कुछ भी नहीं, उसको बेचारे को खाना तो मिल जाएगा। उसको लालच नहीं था कि मुझे इल्तुतमिश का सबसे ऊंचा पद चाहिए, लेकिन उसका एक लक्ष्य था दोस्तों कि मैं एक दिन अपनी योग्यता के बल पर हिंदुस्तान का राजा बन के दिखाऊंगा। यह उसका लक्ष्य था दोस्तों। अगर मैं अपनी योग्यता के बल पर दोस्तों हिंदुस्तान का सुल्तान बनता हूं, तो मैं एक दिन उन सभी दोषियों के अपने उस चीज का विरोध का बदला लूंगा दोस्तों। बस इंतजार किया बलबन ने उस दिन का। बताते हैं कि बसरा गांव से खरीदकर यही इल्तुतमिश इस बलबन को अपने दासों में शामिल कर लेता है। बलबन को लगता है कि मुझे दासों में सम्मान मिलेगा, क्योंकि दास सभी दास हैं, अन्य दास भी हैं और मैं भी दास हूं। लेकिन दोस्तों इस बलबन के साथ फिर से बदसलूकी की जाती है। बलबन को जैसे ही उन दासों में कह सकते हैं कि शामिल किया जाता है, तो वही दास बलबन के उस कालेपन से, उस नाटेपन से, उसकी बदसूरती से खेलने लगते हैं दोस्तों, उससे घृणा करने लगते हैं। क्या किसी को कालापन होना उसका दोष है दोस्तों? अगर वो नाटा है, उसका बदसूरत है, उसका क्या दोष है दोस्तों? बताते हैं कि बलबन से जो दास थे वो अपने पास तक नहीं बिठाया करते थे, और बलबन यही कारण था कि बलबन बहुत चुप रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। बताते हैं दोस्तों कि बलबन से वो दास एक खिलौना की तरह खेलते थे। कहते नहीं एक खिलौना की तरह बच्चे को दे दिया था, बेटा खेल ले, तो वो खेलते थे दोस्तों, उसकी मजाक बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों उसने अपने आप से वादा किया था कि मैं अगर एक दिन हिंदुस्तान का राजा बनता हूं तो इन लोगों को जरूर मैं दंडित करूंगा। बताते हैं दोस्तों उन दासों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी बलबन ने अपनी योग्यता का परिचय देता चला गया। और देखिएगा बलबन की एंट्री अगर सबसे पहले कहीं होती है, क्योंकि बलबन धीरे 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 अपने पद की ओर बढ़ने लगा, अपनी योग्यता पे उसने विश्वास किया, किसी से कोई वार्तालाप नहीं की। लोग मजाक बनाते थे जब बलबन निकलता था दोस्तों वहां से, उन दासों से। बलबन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो बलबन सबसे पहले एंट्री करता है रजिया सुल्ताना के शासनकाल में, क्योंकि सभी दासों में प्रिय दास बन चुका था इल्तुतमिश का बलबन। और जब इल्तुतमिश का सबसे प्रिय दास बन चुका था बलबन, तो बलबन ने एंट्री किया किसके शासनकाल में? रजिया सुल्ताना के शासनकाल में। और जब रजिया ने
इस्लाम धर्म की धज्जियां उड़ाई थी। तो सबसे बड़ा विद्रोह अगर किसी ने किया था दोस्तों, अगर आपने रजिया सुल्ताना का वीडियो आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ा विद्रोह अगर किसी का था इस्लाम धर्म की अवहेलना करने में तो वो बलबन का ही था दोस्तों। धीरे धीरे बलबन बताते हैं कि महसूद शाह के शासन काल में भी चर्चित में आने लगता है। धीरे धीरे बलबन अपने पद की ओर बढ़ने लगता है और बहराम शाह के शासन काल में भी, इन दो राजाओं के शासन काल में बलबन धीरे धीरे चर्चा में आने लगता है। और जब चर्चा में आने लगता है तो बताते हैं कि जब नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का दोस्तों, तो बलबन ने दो जगह दोस्तों कदम रखा, एक राजनीतिक में कदम रखा और एक तरह से उसी नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों मैं कहानी कहां से बता रहा हूं। एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि कोई राजा उसको दास बनाने के लिए दोस्तों तैयार नहीं था, और देखिएगा बलबन ने अपनी योग्यता के बल पर सबसे पहले प्रिय हुआ इल्तुतमिश का, उसके बाद रजिया सुल्ताना के शासनकाल में अपनी योग्यता का परिचय दिया, उसके बाद बहराम शाह महसूद शाह के शासनकाल में अपना योग्यता का परिचय दिया। और एक दिन दोस्तों जब नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल आया तो उसमें पहली बार उसने अपनी राजनीतिक सत्ता में प्रवेश किया दोस्तों। और वो दास दोस्तों वहां के वही हैं, वो वहां पर ही हैं जहां पर पड़े थे दोस्तों। उन दासों में से निकलकर राजनीतिक सत्ता में कदम रखना छोटी बात नहीं होती दोस्तों। बताते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, और एक दिन बताते हैं जो बलबन दिन प्रतिदिन लूटपाट करते थे उन पे नियंत्रण बलबन पा लेता है। वही बलबन दोस्तों जिसको दास बनाने के लोग तैयार नहीं थे, वही बलबन दोस्तों जिसके उसकी बदसूरती से लोग खेलते थे दोस्तों, उसके नाटेपन से खेलते थे दोस्तों। बताते हैं बलबन एक दिन नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मंगोलों पे नियंत्रण पा लेता है और जनता के बीच में धीरे धीरे बलबन छाने लगता है दोस्तों। एक इतने बड़े प्रतापी राजा को हटाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद ईमानदार सुल्तान बहुत था, ताकतवर भी था, लेकिन उससे अधिक अगर किसी में गुण थे दोस्तों तो वो बलबन के अंदर थे। जनता उसको चुनने लगती है राजा के रूप में कि हमारा राजा नसरुद्दीन महमूद नहीं हो सकता, हमारा राजा बलबन होगा। और दोस्तों जब बलबन एक दिन नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद दोस्तों आज देखिएगा बलबन को मैं पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा कैसे रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि महसूद शाह की तरह। मैं दोस्तों इस बलबन को इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि अगर कहीं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में अगर किसी का प्रतापी राजाओं में गिनती आती है, सबसे कठिन शासन माना जाता है, सबसे कठोर शासन माना जाता है रजिया सुल्ताना के बाद, तो दोस्तों वो किसका है? इसी बलबन का है। अगर दोस्तों आपको लगा हो कि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली है, कहानी को देखिएगा दोस्तों, आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन कभी उसको महसूस करके देखो, आपको क्या सीख मिली इससे। इससे मैं कह सकता हूं कि इस कहानी के अंत में आकर मुझे यही आधार मिलता है दोस्तों कि कोई किसी की बदसूरती पे, किसी के कालेपन से, किसी के नाटेपन से उसकी योग्यता का परिचय नहीं दिया जा सकता। अगर दोस्तों आपने कोई लक्ष्य बना रखा है और आप में उसमें क्षमता है तो आप उसको जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। दूसरों से मत जड़ो, दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उस चीज को छोड़ दो। आपको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, आप अपने लक्ष्य पे आप तैयार रहिएगा दोस्तों। अगर आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अफवाहों को छोड़ दो। आप अफवाहें जब भी आएंगी दोस्तों जब आप कभी अपने लक्ष्य की ओर एक तरह से कदम रखेंगे, आप करीब होंगे, बहुत कठिनाइयां होंगी, कठिनाइयां आएंगी दोस्तों आपके जीवन में। बलबन से बड़ी कठिनाइयां आपके जीवन में समझता हूं कि दोस्तों नहीं आ सकती। दोस्तों बलबन अब राजा बन चुका है, और दोस्तों बलबन राजा बनता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा बनने के बाद वही प्रतिज्ञा, अब देखिएगा दोस्तों ये सब कुछ सबसे बदला लेगा।
उन सभी दासों से बदला लेगा, उन सभी विद्रोहियों से अपना बदला लेगा, उन सारे अमीर लोगों से बदला लेगा जो बलबन से खेलते थे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलबन अब राजा बन चुका है। राजा बनने के बाद देखते हैं दोस्तों इसके शासनकाल की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी। दोस्तों सबसे पहले जब बताते हैं कि जब राजा बनता है दोस्तों ये बलबन, तो राजा बनने के बाद कुछ लोग दोस्तों ऐसे थे कि जो बलबन राजा बनने के बाद भी ये राजा नहीं मानते थे लोग। इस बलबन को दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि राजा बनने के बाद भी ये राजा नहीं था दोस्तों। अब बलबन जब राजा बना दोस्तों, तो राजा बनने के बाद उन्हीं दासों में से निकल के आया था। तो बलबन जब राजा बना तो इस बलबन का कोई भी सम्मान नहीं करते थे दोस्तों, कोई भी सम्मान नहीं करते थे, ना मौलवी, ना काजी, ना कोई भी लोग सम्मान नहीं करते थे। जो जनता थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, वो बलबन को जानती थी, लेकिन कुछ आंतरिक रूप से जो लोग थे वो बलबन का सम्मान नहीं करते थे। अब पता चला कि भाई यो बलबन निकला बेचारा, एंट्री किया इसने, और पता चला कि जो इसके दास थे, इसके श्रेणी में जो लोग थे, वो जा रहा बलबन, वो तो बलबन जा रहा, बलबन जा रहा। अब इस तरह से दोस्तों बलबन के साथ घटनाएं होने लगी। कहते ना कि कोई अगर आपके साथ से कोई बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए, तो आप क्या बोलोगे कि यार रहिए यार रहिए। तो वही कहानी बलबन के साथ होने लगी कि कोई जब बलबन कोई काम करने जाता था दोस्तों, कोई न्याय करता था, तो यार यूं बलबन है, तो यूं राजा बन गया। और कोई तो नहीं बोले कि जब बलबन एंट्री करे करे आगे, वो बलबन है कोई, वो बलबन है कोई। और बलबन बेचारा बड़ा परेशान कि बोले यार ये आदमी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसी बलबन की अगर मैं बात करता हूं, तो जब ये बलबन राजा बना, तो राजा बनने के बाद जब बलबन एंट्री करता था दरबार में दोस्तों, तो इसकी बदसूरती को देखकर लोग हंसा करते थे दोस्तों। राजा बनने के बाद भी बलबन को सुल्तान नहीं मानते थे दरबारी लोग। तो बलबन जब दरबार से निकलता था लोग हंसते थे, इसके मुस्कुराते थे। तो सबसे पहले बलबन ने यही कहा अपने दरबार में, इसको सम्मान नहीं दिया जा रहा था बलबन को। तो बलबन ने अपने दरबार में सबसे पहले एक ही काम करा कि अगर मेरे दरबार में इसने आदेश कर दिया कि अगर मेरे दरबार में कोई व्यक्ति हंसता हुआ मुझे दिखाई दिया, मैं तुरंत ही उसको फांसी की सजा दूंगा। देख लो दोस्तों, अब क्या कभी ऐसा राजा पढ़ा है आपने कि हंसने पर मौत की सजा दे? कोई नहीं पढ़ा ना। आपने तो बस वही पढ़ लिए, बलबन नौरोज उत्सव मनाने आया था, बलबन प्रतापी राजा था, बलबन ने तुर्क के चहलगानी का समाप्त किया था, बस ये लाइनें पढ़ ली हैं। ऐसा राजा देखा है दोस्तों आपने कभी कि कोई व्यक्ति है कि मुस्कुराने पर मौत की सजा दे, उसको फांसी दे? तो इसने सबसे पहले ये कहा कि मैं हंसने पर, इसने सबसे पहले कहा कि मैं हंसने पर प्रतिबंध लगाता हूं अपने दरबार में। हंसने पर प्रतिबंध किसी राजा ने लगाया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में, तो वो बलबन ने लगाया था। अब आप बोलोगे कि सर इसने ऐसा क्यों किया? इसने यही कहा था, इसको यह लगता था जब दरबार में आता था कि लोग मेरी बदसूरती पर, मेरे नाटेपन पे हंसते हैं, और बलबन को गुस्सा आता था उस चीज से। बलबन ने आदेश कर देता कि अगर कोई व्यक्ति मेरे दरबार में हंसता हुआ दिखाई दिया तो मैं उसको सीधी मौत की सजा दूंगा। दोस्तों बलबन ना तो दरबारियों से कभी बोलता था और ना ही कभी हंसता था और ना ही हंसने देता था बलबन। ऐसा था बलबन दोस्तों। अगर वार्तालाप भी अगर इससे करता था किसी से, तो सिर्फ अपने वजीर से करता था। अब पता चला जो लोग थे उन्होंने सोचा कि यार बलबन ऐसा कैसा कर लेगा, बलबन तो कुछ करेगा ही ना, हंस लो दो चार। बलबन ने एंट्री किया, दो चार जने ही करी, ले ले भैया इसको खोपचे में ले ले। पता चला कि फांसी दी, जीभ निकल गई इतनी है, इतनी करके पता चला ले। यार बलबन तो बाकी में कठिन शासन है। हंसने पर प्रतिबंध लग जाता है दोस्तों। कोई भी दरबार में अगर किसी को हंसी भी आ रही है ना दोस्तों, तो वो अलग ही जाके हंसेगा, बलबन के सामने ना हंस पाएगा। तो इसीलिए बताते हैं कि हंसने पर प्रतिबंध नोट भी करते रहना दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों, जब हंसने पर प्रतिबंध लगा देता है बलबन, तो बलबन के और क्या मतलब शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। देखिएगा, राजा बन चुका था ये, तो इसने दो प्रथा चलाई दोस्तों। वो दो प्रथा क्या थी दोस्तों, इसके बारे में सबसे अगर कोई कठोर प्रथा इसके शासनकाल में रही है आज तक, जीवन में जितने भी आज तक आपने राजा पढ़े, ऐसी प्रथा चलाने वाला अगर कोई राजा था दोस्तों तो वो बलबन ही था। बलबन ने वो दो प्रथा कौन सी चलाई थी दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक का नाम था सिजदा। क्या नाम था दोस्तों, सिजदा। एक का नाम था पेबोस प्रथा, पेबोस प्रथा। अब देखिएगा दोस्तों, ये प्रथा क्या थी, देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने आदेश करा कि एक प्रथा चलाई जाए जिसका नाम था सिजदा। सिजदा का अर्थ यही होता है कि सिर के बल चलकर सुल्तान के पैरों को चूमना। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा, सिर के बल चलकर, इस प्रथा का अर्थ यही है, सिर के बल चलकर, मतलब कि सुल्तान के पैरों को चूमना था दोस्तों। यह प्रथा चलाई थी इस बलबन ने। क्यों चलाई थी दोस्तों, इसलिए चलाई थी क्योंकि जो बलबन को लगता था कि मेरे दरबार में कुछ ऐसे भी मेरे शत्रु हैं जो मुझे सम्मानित नहीं करते, जो मुझे सम्मान नहीं देते। अब आगे को ऐसा ही होगा, अगर कोई दरबारी मेरे दरबार में आता है तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो सिर के बल चलकर मेरे सुल्तान को पैरों का चुम्बन करना होगा, चूमना होगा। दोस्तों ये था बलबन। देखिएगा, सब अपने जितने बलबन ने कष्ट उठाए थे, आज उन लोगों को कष्ट दे रहा है बलबन। देखिएगा, सिजदा प्रथा चला देता है, और जो व्यक्ति इसके सर के बल चलकर, मतलब सर के बल चलकर सुल्तान के पैरों को चूमना, दोस्तों इतना कठिन इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने एक प्रथा और चलाई। इस प्रथा का नाम था दोस्तों पेबोस। पेबोस का अर्थ होता है कि घुटनों के बल चलकर, घुटनों के बल चलकर सुल्तान के पैरों को चूमना। अगर आप सिर के बल नहीं चल सकते हो तो घुटने टेककर, मतलब कि घुटने टेककर मेरे पैरों का क्या करेंगे, चूमन करेंगे, या मतलब कह सकते हैं कि हमारे पैरों को चूमेंगे। मतलब ये उन लोगों के लिए था, ये सब दरबारियों के लिए नहीं था दोस्तों, ये उनके लिए था जो कह सकते हैं कि बलबन से उसके साथ पहले, जब वो पहले सुल्तान नहीं बना था, उसके साथ घृणा करते थे, उससे मजाक बनाते थे, उसके उन लोगों के साथ था दोस्तों। बड़ा ही कठोर, कह सकते हैं कट्टर एक तरह से इसका शासनकाल रहा था, बड़ा ही कठोर इसका शासनकाल रहा था दोस्तों। बलबन इस तरह से मतलब किसका कार्यकाल रहा है। तो याद रखना, इसने दो प्रथा चलाई थी, सिजदा एवं पेबोस प्रथा किसने चलाई थी, तो वो बलबन ने चलाई थी। इस सिजदा एवं पेबोस प्रथा का जो अंत किया था दोस्तों, ये भी लिख लेना, वो किया था शाहजहां ने। याद रखना, सिजदा प्रथा का प्रचलन बलबन ने किया था, और कह सकते हैं कि इस प्रथा का जो अंत किया था दोस्तों, वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, और जब तक ये प्रथा चलती रही थी दोस्तों। और क्या विशेषता बलबन के शासनकाल की है वो और जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि मंगोल आक्रमण चल ही रहे थे भारत में, और जब बलबन सुल्तान बनता है दोस्तों, तो बलबन के शासनकाल में बहुत आक्रमण हुए दोस्तों, बहुत आक्रमण हुए। लेकिन दोस्तों सभी आक्रमणों को विफल कर देता है बलबन, और बलबन ये कहता है, आदेश करता है अपने दरबार में कि अगर आप मेरे दरबार में खून बहाओगे तो आपको खून का बदला खून से देना होगा। तो इसके लिए बलबन ने एक नीति अपनाई थी, कह सकते हैं कि अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए नीति अपनाता है, मतलब कि शत्रुओं का विनाश करने के लिए दोस्तों एक नीति अपनाता है। उस नीति का नाम था लौह रक्त की नीति। दोस्तों लौह रक्त की नीति का प्रचलन अगर किसी ने चलाई थी तो वो चलाई थी दोस्तों बलबन ने। कह सकते हैं कि लौह रक्त का अर्थ होता है खून का बदला खून, खून का बदला खून, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आप मेरे दरबार में कह सकते हैं कि खून बहाओगे, अगर कोई भी इसका शत्रु है, अगर मंगोल खून बहाएंगे तो हम खून का बदला खून से लेंगे, अगर आप हमारे 4 व्यक्ति मारोगे तो हम आपके 10 मारेंगे। तो ये बलबन का मतलब कि कह सकते हैं कार्यकाल रहा था। अब हम बलबन की और विशेषता देखते हैं दोस्तों। इस नीति के साथ साथ बलबन ने क्या किया था, जो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों 40
तुर्क सरदारों का गठन बनाया गया था। तुर्क चहलगानी कहा गया था जिसको तुर्की भाषा में, या चालीसा का सरदारों का जो गठन किया था इल्तुतमिश ने, उसका विनाश भी दोस्तों बलबन ने ही किया था दोस्तों। मतलब कि तुर्क ए चहलगानी, मतलब कि तुर्क ए चहलगानी का विनाश अगर किसी ने किया था दोस्तों, तो वो किसने किया था? बलबन ने किया था। तो दोस्तों याद रखना है, तुर्क ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था, लेकिन इसी तुर्क ए चहलगानी की जो शुरुआत करी थी, मैं आपको बता चुका था, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो याद रखना है, तुर्क ए चहलगानी का विनाश जो किसी किया था वो बलबन ने किया था, और कह सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वो इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों। और क्या देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बलबन के कार्यकाल की, तो बलबन ने कुछ और भी काम किया था, जैसे कि एक त्योहार चलाया था। उस त्योहार का नाम था दोस्तों नौरोज उत्सव। दोस्तों ये एक त्योहार था, और त्योहार कैसा था? फारसी में मनाया जाता था। मतलब एक फारसी त्योहार का प्रचलन अगर किसी राजा ने प्रचलन अगर किसी ने किया था दोस्तों, तो वो किसने किया था? कह सकते हैं कि बलबन के द्वारा ही मतलब प्रचलन किया गया था, शुरुआत हुई थी। नौरोज उत्सव का प्रचलन अगर किसी राजा से पूछा जाए कि नौरोज उत्सव का प्रचलन किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने किया था, तो वो दोस्तों बलबन ने किया था। फारसी में था, ये फारसी में त्योहार मनाया जाता था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसके दरबार में दो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, दो प्रसिद्ध दोस्तों कवि रहे हैं। उन दो प्रसिद्ध कवि का नाम था अमीर खुसरो और हसन निजामी। दोस्तों याद रखना है, निजामी सही है दोस्तों। ये दो प्रसिद्ध इसके दरबार के क्या थे दोस्तों? ये प्रसिद्ध कवि थे। आपसे पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो, वैसे 5 राजाओं के शासनकाल में ये रहे, लेकिन बलबन के दरबार के दो प्रसिद्ध कवि बताओ, तो आप बताएंगे हसन निजामी एवं अमीर खुसरो। दोस्तों बड़ा ही कह सकते हैं कि फारसी भाषा का सबसे अधिक कहीं प्रचार हुआ था, तो याद रखना फारसी भाषा का अधिक कहीं दोस्तों प्रचार हुआ था, अधिक प्रचार दोस्तों कहीं हुआ था, तो वो बलबन के काल में हुआ था। तो ये भी लिख लेना, बलबन के काल में फारसी भाषा का सबसे अधिक प्रचार हुआ है, सबसे अधिक प्रचलन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फारसी भाषा का प्रचलन किसके दरबार में हुआ था दोस्तों? तो बलबन के हुआ है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बलबन की और बात, अगर बलबन को देखें तो बलबन ही मतलब कि बलबन ही गुलाम वंश का अगर हम बात करते हैं, सबसे प्रतापी सुल्तान भी माना जाता है दोस्तों। अगर याद रखना है कि गुलाम वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान किसको माना गया था, तो वो बलबन को माना गया था दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं तो बलबन का काल बहुत ही जबरदस्त रहा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि इसकी कहानी और एंड क्या देखिएगा। आखिर बलबन को मारा किसने? दोस्तों बलबन को किसी ने नहीं मारा है। अगर मैं बात करता हूं कि जो मंगोल थे, क्योंकि मंगोलों से बड़ा ही परिचित रहा है बलबन। क्यों रहा है? क्योंकि मैं आपको कुछ कहानी बता नहीं पाया था पीछे, कि बलबन जो था बचपन में सबसे पहले मंगोलों के हाथ लग गया था, और मंगोलों ने ख्वाजा जलालुद्दीन को बेचा गया था। वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बलबन का अगर हम बात करते हैं, कुछ जीवन ऐसा था जो कि बलबन मंगोलों को जानता था, क्योंकि मंगोल जो थे बलबन की चाल को जानते थे और बलबन मंगोलों की चाल को जानता था। इसीलिए मंगोलों पे अगर किसी राजा ने नियंत्रण पाया है, किसी पर मतलब प्रतिबंध लगाया है, जिस पर सफलता पाई है एक तरह से कुशल रूप में, तो वो बलबन ने पाई थी। मंगोलों की दोस्तों इतनी बुरी दशा हो जाती है बलबन के शासनकाल में कि कोई भी लूटपाट नहीं होती है, सब पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने लगते हैं, दिल्ली सल्तनत में नहीं आते हैं। आखिर बलबन ऐसा नियंत्रण क्यों पाया था? तो मैंने आपको बताया था कि बलबन का कुछ जीवन मंगोलों के साथ रहा था। अब दोस्तों मैं बात करता हूं बलबन की, तो बलबन को ऐसा बलबन के बारे में मंगोल सोचने लगते हैं कि यार बलबन से कैसे मतलब कि छुटकारा पाएं। बलबन तो ऐसे हमारी मतलब कि सभी योजनाओं को रद्द करता चला जाएगा, और कह सकते हैं कि बलबन के खिलाफ इन्हीं मंगोलों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र क्या था दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के पुत्र को अगर मैं बात करता हूं कि बलबन का एक पुत्र था जिससे बलबन बड़ा ही प्रेम करता था, बड़ा लगाव रखता था। और बताते हैं कि बलबन
के काल में अगर हम देखें मंगोलों के आक्रमण बंद हो चुके थे, तो बलबन के काल में अगर हम देखें मंगोलों ने फिर से नीति तैयार करी कि कोई ना कोई तो इस बलबन की कमजोरी होगी, क्योंकि दोस्तों बलबन किसी से दबता ही नहीं था, मुंह तोड़ जवाब देता था और उन्हें लगता था मंगोलों को कि कुछ ना कुछ तो भाई इसकी कमी होगी। तो सबसे बड़ी कमी इसकी यही थी कि इसका एक पुत्र था जिससे बहुत प्रेम करता था, बहुत अगला लगाव भी रखता था, अगला राजा भी बनने वाला था। तो बलबन के अगर हम देखते हैं मंगोलों को यही खबर मिल जाती है कि किसी तरह से इसके पुत्र का अपहरण कर लो और बलबन को झुका दो दोस्तों, बलबन को घुटने टिका दो दोस्तों। लेकिन बताते हैं कि पुत्र का अपहरण कर लिया जाता है मंगोलों के द्वारा, और एक तरह से कह सकते हैं कि बलबन से यही कहते हैं मंगोल कि या तो दिल्ली छोड़ दे या फिर दिल्ली में हमें आने की अनुमति दे दे। लेकिन बताते हैं कि दोस्तों बलबन ने चाहे कितना भी प्रिय पुत्र था, इसने अपनी दिल्ली सल्तनत मंगोलों के हाथों में नहीं सौंपने दी। बलबन कह सकते हैं कि बलबन ने जब इनके साथ संधि नहीं करी तो देखिएगा बलबन के पुत्र की हत्या कर देते हैं और उस लाश को दिल्ली सल्तनत में आकर किसी के द्वारा फिकवा दिया जाता है। बलबन बताते हैं कि उसी के शोक में बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, चुप रहने लगता है और उसी के बताते हैं कि ख्यालों में इसकी मृत्यु हो जाती है, अपने पुत्र का दुख झेल नहीं पाता है। और इस दौरान पता चलता है कि बलबन की 1266 ईस्वी में दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों जो अगला सुल्तान बनता है इसी गुलाम वंश का, वो बनता है केकूबाद। दोस्तों केकूबाद की अगर हम बात करते हैं, केकूबाद की अगर हम देखते हैं तो इसका कार्यकाल रहा है 1266 से लेके 1290 ईस्वी में। केकूबाद अगर हम देखें तो ये कौन है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है बलबन का पोता है, मतलब बलबन का क्या है दोस्तों, पौत्र है। ये बलबन का क्या है दोस्तों, पौत्र है। अगर मैं बात करता हूं कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत का जो विभाजन हुआ था वो दो भागों में हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला राजा बनता है वो बलबन का पुत्र बनता है, लेकिन दोस्तों इसी बलबन का एक पुत्र और था, उस पुत्र का नाम था बुखरा खां। बुखरा खां, और बुखरा खां की अगर मैं बात करता हूं तो बलबन के शासन काल में ही यही बुखरा खां गजनी का राजा हुआ करता था। मतलब कि गजनी का क्या था, ये वो दोस्तों राजा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों केकूबाद की, केकूबाद में वो गुण नहीं थे जो बलबन के अंदर थे। अब दिल्ली सल्तनत का बलबन की मृत्यु के बाद पतन होने लगता है, धीरे धीरे कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत फिर से गड्ढे में पहुंचने लगती है। दिल्ली सल्तनत की स्थिति ऐसी हो जाती है जो अन्य राजाओं के काल में होने लगती है। दोस्तों मैं अगर इसकी बात करता हूं केकूबाद की, तो केकूबाद में वो गुण नहीं थे जो बलबन में थे, और बलबन की किसी भी नीति का इसने पालन नहीं किया। जैसे ही केकूबाद राजा बनता है तो केकूबाद के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कदम रखता है, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूं तो ये जलालुद्दीन खिलजी बताते हैं कि इसके वजीर पद पर रहता है, और बताते हैं कि वजीर पद पर रहते हुए बताया जाता है कि केकूबाद की सारी शक्तियां जलालुद्दीन खिलजी के हाथों में आने लगती है। और यही कारण हुआ दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने एक दिन बताते हैं कि इसको इतने कब्जे में ले लिया, जैसे जलालुद्दीन खिलजी बोलता है वैसे केकूबाद करने लगता है। देखिएगा कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो दिल्ली की जनता थी उसको लगने लगता है कि केकूबाद शासन ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि केकूबाद में दोस्तों कई दोस्त थे। सबसे बड़ी दोस्त तो इसके अंदर यही थे दोस्तों, ये जो था दोस्तों केकूबाद, अगर मैं रफ कर दे रहा हूं और बताता हूं इसके बारे में। केकूबाद जो था बलबन का पुत्र तो था ही, और बुखरा खां का क्या था दोस्तों, ये बुखरा खां का पुत्र था जो गजनी का राजा था। इसके अंदर कई दोस्त थे। इसने बताते हैं कि एक निर्माण भी किया था दोस्तों। वो निर्माण क्या था, वो दिल्ली के निकट किलेखरी किले का निर्माण कराया था। किलेखरी किले का क्या कहता था दोस्तों, किला था ये, किले का क्या कहता था दोस्तों, निर्माण करा था। और ये दोस्तों जो किलेखरी का जो किला था दोस्तों वो यमुना नदी के तट पर था, यमुना नदी के तट पर। ये भाई तो बताते हैं कि जो बलबन ऐसा राजा था, बलबन में कोई भी गुण नहीं थे, इसके बलबन वाले कोई गुण नहीं थे। इसको तो सिर्फ किलेखरी के किले में बताते हैं कि यमुना नदी के किनारे सुंदर महिलाओं के नाच गाने देखना पसंद था, शराब पीना पसंद था। इसको सिर्फ कह सकते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी खाली है और यो केकूबाद भाई तो यमुना नदी के तट पर ऐसी पड़ा बिना कपड़ों के भाई, ठीक है। और पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में फिर से एक
फिर से कहर उभरने लगता है वही मंगोलों का दोस्तों। मंगोलों के आक्रमण होने लगते हैं धीरे धीरे और बताते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को भी लालच आने लगता है कि अब मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं भी राजा बन सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई राजा वाले गुण थे ही नहीं। इसी बीच में कहा जाता है दोस्तों, जब केकुबाद अपनी स्थिति खराब कर लेता है, कोई भी काम नहीं करता है, तो उल्लेख मिलता है, कुछ लोग बताते हैं कि इसी केकुबाद का पिता बताते हैं जो बुखरा खां था, बुखरा खां बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद बताते हैं कि दिल्ली को एक तरह से फिर से उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है जैसे कि बलबन के शासनकाल में थी। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यह कहते हैं कि बुखरा खां ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। बुखरा खां सिर्फ अपने पुत्र केकुबाद को समझाने आया था कि तू ऐसा ना कर कि दिल्ली सल्तनत फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे कि बहराम शाह के शासनकाल में थी, जैसे नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने पिता की बात मान जाता है यही केकुबाद और इसको लगता है कि जो मेरे पिता बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बताते हैं कि केकुबाद को बुखरा खां समझाने का यह प्रयास करते हैं कि अपने दादा का देख शासनकाल की बलबन ने क्या था, बलबन क्या थे, बलबन का कार्यकाल कैसा रहा, तू भूल चुका है बलबन की सारी नीतियां। इसीलिए बताते हैं कि बलबन की उसी नीति को पुनः अपनाता है यही कौन, केकुबाद। और बताते हैं कि यमुना नदी के तट से उठकर यह सीधा आ जाता है दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर। और दोस्तों जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो उल्लेख मिलता है कि यही केकुबाद फिर से पुनः, अगर मैं बात करता हूं कि पुनः लौह रक्त की नीति का प्रयोग करता है, लौह रक्त की नीति का दोस्तों प्रयोग करता है। तो याद रखना है कि पुनः लौह रक्त की नीति का प्रयोग किसने किया था, तो यही केकुबाद ने किया था। अब मैं यहां पर पुनः शब्द क्यों लिखा है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बलबन राजा का पद समाप्त हो जाता है तो यदि ये राजा बनता है तो इस नीति का प्रयोग नहीं करता, ये कुछ समय के लिए समाप्त कर देता है। लेकिन दोस्तों बताते हैं कि इसको पुनः समझ में आ जाती है अपने पिता बुखरा खां की बात और ये पुनः मंगोलों का विनाश करने के लिए लौह रक्त की नीति का प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा। इसीलिए बताते हैं कि इसको द्वितीय बलबन भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा द्वितीय बलबन के नाम से अगर किसी को जाना जाता है दोस्तों वो केकुबाद को जाना जाता है। कुछ समय पश्चात बताते हैं कि इसका विलास जीवन ही इसके पीछे पड़ जाता है और ये कुछ समय के लिए एक शासन बढ़िया से करता है, लेकिन बताते हैं कि फिर से वही नीति अपना लेता है जैसे कि किलेखरी के किले में अपना निवास बना लेता है, सुंदर महिलाओं के नाच गाने देखना, मदिरा शराब पीना इसका बहुत बड़ा शौक बन चुका था। धीरे धीरे इसकी शक्तियां समाप्त होने लगती हैं, जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आने लगती हैं और एक दिन बताते हैं कि इसी केकुबाद की दोस्तों जलालुद्दीन क्या कर देता है दोस्तों, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो अगला जो राजा बन जाता है इसी केकुबाद का पुत्र जिसका नाम था शमसुद्दीन तैमूर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि कहानी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल स्टेप बाय चल रहे हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि केकुबाद की जो हत्या करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो करता है जलालुद्दीन खिलजी हत्या करता है। और हत्या करने के बाद दोस्तों इसी केकुबाद के पुत्र जिसका नाम था शमसुद्दीन कैम्यूर को क्या बना देता है दोस्तों, दिल्ली का अगला क्या बना देता है दोस्तों, सुल्तान बना देता है। बताते हैं कि इसकी कुछ आयु 2 से 3 वर्ष आयु थी, ज्यादा मतलब छोटा ही बालक था, ये ज्यादा आयु नहीं थी। इस केकुबाद को राजा बनाने के बाद खुद स्वयं जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों, संरक्षण करता है। और एक दिन बताते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को मौका मिल जाता है और एक दिन जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही शमसुद्दीन तैमूर की क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि गुलाम वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और एक नए वंश की नींव रखता है यही जलालुद्दीन खिलजी, जिस वंश का नाम होगा खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक बन जाता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस कहानी को मैं यहीं विराम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। और मैं
आपको एक लिंक भी दूंगा जो वीडियो के अंत में मिलेगा, तो आप उस लिंक को देखेंगे तो उसमें जितने मैंने यहां पर कहानी बताई है, कुछ बच्चे हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं उनके लिए वो क्वेश्चन आपको दूंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सही से ही पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों जीएस का तरीका ही ये है। कोई व्यक्ति अगर आपको बताता है कि वन लाइनर तरीके से आपको जीएस पढ़ा रहा है तो वो व्यक्ति आपको आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। आप उन चीजों को ना देखें। जीएस का रियल तरीका यही होता है, हिस्ट्री पढ़ने का रियल तरीका यही होता है, ताकि आप देखो कहानी तो है इसमें, अगर मान लो आप कहानी नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे याद कर पाओगे? अगर कहानी को समझ जाओगे आप तो आप क्वेश्चन खुद अपने आसान से कर लोगे। दोस्तों मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, मेरा तरीका तो यही है। कोई बोले कि भाई डीप पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप कौन सी किताबें पढ़ते हो? भैया किताबों का एक किताब का अध्ययन नहीं है ये। अगर आप कम से कम 10 किताबें पढ़ोगे तो 10 किताबों से पढ़ना पड़ता है, जब कहानी को मैच करना पड़ता है, मतलब एक कहानी को एक कहानी से जोड़ा जाता है। तो ये भी आप ना सोचें कि पता नहीं सर कहां से पढ़ के बताते हैं। भैया बहुत किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से कहानी मतलब दे रखी है। जब उन कहानी को हम देखते हैं, इस किताब की और उस कहानी को जोड़ा जाता है, महसूस किया जाता है। दोस्तों महसूस करने का तरीका ही यह है कि किसी चीज को आप पढ़े तो महसूस करके पढ़ो। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, आपको हिस्ट्री और जो भी मैं पार्ट पढ़ाऊंगा रट के नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो बच्चे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है, जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। मैं पढ़ाता बिल्कुल सेम ही हूं, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इतिहास इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, आप किसी भी, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, आप किसी भी यूट्यूब को देखो और उससे तुलना करो, तब जाकर हमारा वीडियो देखो, तब देखना कि हम आपको किस तरह से दोस्तों कहानी आपके बीच में लेके आते हैं। भाई मूवी तब याद होती है जब हमें उसकी कहानी समझ में आती है। आप मूवी से अगर कोई भी मूवी आपको दिखा दूं और आपसे बोलूं कि बताओ अब क्या होगा, 10 मिनट के बाद ही, मतलब 3 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे के बाद आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे अरे मूवी तो चल रही है दोस्तों, कहानी तो है। और कहानी आपको समझ में आ रही होगी तो मैं समझता हूं कि आपसे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदाई चाहता हूं और एक नई जबरदस्त कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। और वो कहानी दोस्तों आप जान चुके होंगे, वो एक नए वंश की शुरुआत करेंगे हम, वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश आप जानते हैं कि कितना जबरदस्त पार्ट है, और उसकी हम रियल कहानी देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा। आखिर जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों पर नियंत्रण पा पाएगा? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की जो आयु है 70 से 80 वर्ष का आयु का एक सुल्तान राजा बनने वाला है, उसकी कहानी देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं विदाई चाहता हूं, धन्यवाद दोस्तों।